हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल सिर्फ आईएएस। तो यहाँ पे हम अपने करंट अफेयर जो कि जनवरी 2019 के थे विजन आईएएस से उसे कंटिन्यू करते हुए आज आपके लिए एनवायरनमेंट का पार्ट 2 लेकर आए। आइए शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स मिलती रहें। तो इसके अंदर पहला टॉपिक डिस्कस करेंगे हम, वो है ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट का। न्यूज़ में क्यों रहा है समझते हैं। अभी 88 ह्यूमन्स डेथ हुई हैं, 88 लोग करीब मारे गए हैं महाराष्ट्र में। ये सबसे खराब साल रहा है विद रिस्पेक्ट टू ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट 2020 में। तो 2020 तो ऐसे ही मनहूस रहा है हर चीज़ में, और ये पैटर्न हमें देखने को और सारी स्टेट्स में मिला है। और इससे हमें ये देखने को मिलता है कि ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट जो है वो बढ़ता चला जा रहा है हमारे देश के अंदर। अब देखिए क्या किस नेचर और एक्सटेंट तक ये ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट इंडिया में देखने को मिलता है। देखिए इंडिया के अंदर जो ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट है ये पूरे ही देश में आपको मिलेगा, कई तरह से दिखेगा। चाहे आप देखें कि अर्बन सेंटर्स में बंदरों का आतंक, या आप देखें कि भाई ये जो आपके क्रॉप वगैरह की फील्ड्स होती हैं इसमें अनरेगुलेटेड वाइल्ड पिग्स पहुंच जाते हैं, बर्बाद करते हैं फसलों को, या डिप्रेडेशन बाय एलिफेंट मतलब अटैक वगैरह जो एलिफेंट्स करते हैं, या फिर कैटल लिफ्टिंग और कुछ जो दिक्कतें इंजरी टाइगर्स देते हैं, लेपर्ड्स देते हैं, दूसरे कुछ वाइल्ड एनिमल्स ह्यूमन को दे देते हैं। अब देखिए ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट दोनों ही, चाहे वो प्रोटेक्टेड एरिया हो उसके अंदर भी देखने को मिलता है और प्रोटेक्टेड एरिया के बाहर भी देखने को मिलता है। और जो कॉन्फ्लिक्ट की इंटेंसिटी है, किस इंटेंसिटी से किस हद तक होता है, जनरली ज़्यादा होती है उन एरिया में जो कि प्रोटेक्टेड एरिया के बाहर आते हैं। ठीक है, मतलब इनसाइड वाले प्रोटेक्टेड एरिया में ये कम होती है इंटेंसिटी इसकी, बाहर वाले में ज़्यादा होती है। तो ये सब देखिए कुछ ये सब असर्शंस जो मैंने आपको दिए हैं ये फर्दर कुछ हम वैलिडेट करेंगे कुछ डेटा के हिसाब से, है ना। तो डेटा पे प्रूफ करेंगे। जैसे कि हम आपको बताएं, पहली बात हुआ था मॉनसून सीजन था 2019 का। इस सीजन में यूनियन एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री ने इन्फॉर्म किया लोकसभा को कि करीब 2398 जो लोग हैं इंडिया के अंदर उन्हें एलिफेंट्स ने मार दिया है, और जो टाइगर्स हैं इन्होंने क्लेम करा गया है कि इन्होंने 224 लाइव्स ले ली हैं पिछले 5 सालों में। तो पिछले 5 सालों में इतने लोगों को सिर्फ एलिफेंट्स और टाइगर्स ने ही मार डाला है, और करीब 100 एलिफेंट्स जो है वो इसलिए मर गए क्योंकि ह्यूमन रिलेटेड एक्टिविटीज़ की वजह से, जैसे कि पोचिंग वगैरह हुई उनकी आइवरी के लिए या मीट के लिए, या उनको पॉइजन दे दिया गया, या इलेक्ट्रोक्यूशन या कोलिजन विद ट्रेन से लड़ वड़ के। तो ऐसे करते करते करीब 100 एलिफेंट्स की मौत हो गई। तो यहाँ पे ह्यूमन भी और वाइल्ड लाइफ भी दोनों को ही यहाँ पे प्रॉब्लम देखने को मिली है। अब बात आती है कि क्या वजह है, आखिरकार किस वजह से जो है ये कन्फ्लिक्ट होता है। तो पहला तो सबसे बड़ी वजह ये है भैया हैबिटेट लॉस। आप उनका घर छीन रहे हो तो कहाँ जाएंगे, इससे वो आते हैं आसपास के एरिया में, और इसी से क्या होता है कि भाई वो वहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। ठीक है, तो ये एक बहुत बड़ी वजह है। इंक्रीजिंग पॉपुलेशन, तो भाई इंक्रीजिंग पॉपुलेशन इसकी दूसरी वजह है कि द सब्सटेंशियल रिकवरी ऑफ वंस ड्वेलिंग पॉपुलेशन ऑफ एनिमल्स सच एज ब्लैक बग, नीलगाय, tiger, leopard and elephant has also resulted in the increased human wildlife conflict in the fringe areas of forest across the country। तो ये भी है कि रिकवरी हुई है, कई सारी पॉपुलेशंस की हमारे अंदर देखने को मिली है, तो इससे भी ये इनकी जनता का बढ़ना, और हमें जो वे पूरे फॉरेस्ट एरियाज अक्रॉस द कंट्री में इसमें ह्यूमन लाइफ वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट्स देखने को मिल रहा है। ये वही वाली बात है कि पहले ब्लैक बग, नीलगाय, टाइगर, लेपर्ड कम थे, अब चूंकि कंजर्व कर करके बढ़ा दिए गए हैं तो क्या कर रहे हैं, तो ह्यूमन के साथ आ रहे हैं, फिर कह रहे हैं तुमने बढ़ाया हम तुम्हें को पीट देंगे। तीसरी वजह है लैंड यूज चेंजेस। अब देखिए लैंड यूज जो फॉरेस्ट एरिया के बाहर लैंड यूज चेंज है, इसमें इरिगेशन ट्यूबवेल से किया जाता है, कैनाल से किया जाता है, उसके जो वहाँ पे क्रॉप्स उगा रहे हैं उसके लिए, है ना। तो जब ज़्यादा टाइम पीरियड के लिए ऐसा किया जाता है तो इसकी वजह से क्या होता है कि एलिफेंट्स वगैरह वहाँ पे फिर अट्रैक्ट होने लगते हैं, और जो बहुत ज़्यादा हाईली प्रोडक्टिव क्रॉप फील्ड्स होती हैं जो न्यूट्रिशंस वगैरह देती हैं, तो इससे क्या होने लग जाता है कि इससे कन्फ्लिक्ट होता है हर्बीवोरस के साथ में। भाई ऑब्वियस सी बात है, वो खाने पहुँचेंगे, आप बचाने पहुँचेंगे, और आपस में हो जाएगा दंगा। ये लीजिए नेक्स्ट वजह है एडवर्स क्लाइमेट इवेंट्स, जैसे कि ड्रॉट,
फ्लड्स, सूखा पड़ना या बाढ़ आना, ये भी इनडायरेक्टली एनिमल्स को फोर्स करते हैं कि वो ह्यूमन हैबिटेशन की तरफ चलते हैं, खाना वगैरह खाने के लिए, पानी वगैरह के लिए या शेल्टर के लिए। फिर बात आती है अडेप्टेबिलिटी टू एंथ्रोपोजेनिक इकोसिस्टम। देखिए बहुत सारे ऐसे वाइल्ड लाइफ स्पीशीज हैं, इन्होंने खुद को ऐसे बदलते हुए चीज़ों के साथ अपना लिया है। कैसे? अपने बिहेवियर को चेंज करके, ठीक है, फॉर क्रॉप ब्रीडिंग। तो ये काफ़ी सही है एलिफेंट्स के लिए और कुछ ऐसे वाइल्ड लाइफ स्पीशीज के लिए, जैसे कि ब्लैक बग हो गया या नील गाय वगैरह हो गई, ठीक है, जो नॉर्थ इंडिया की, या फिर आपका बोनेट मकाओ हो गया साउथ इंडिया का। तो इन्होंने कुछ अपना लिया। इवन नॉन कमेंसल एनिमल जैसे कि लेपर्ड वगैरह ने भी अडाप्ट करा है ये जो सर्वाइविंग मतलब सर्वाइव करना ह्यूमन इनहैबिटेड एरियाज में, जहाँ पे ह्यूमंस रह रहे हैं वहाँ पे। तो इन्होंने भी खुद को आदत डाल ली है कि नहीं ठीक है चलो सह लेंगे थोड़ा। और आखिर में वाइल्ड लाइफ स्पीशीज ये भी इम्पैक्ट हुई हैं, जो भी एक्सीडेंटल डेथ्स वगैरह होती हैं इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने में। अब क्या होता है कि देखो जैसे मान लो रेलवे लाइन जा रही है कहीं से, अब यहाँ से ऐसे जंगल से होके गुजरी और हाथी वहां से निकला, इधर उधर देखता हुआ लड़के मर गया। या आपका रोड्स वगैरह बनी है, अब आपने देखा होगा जब आप आपका जो देहरादून से अगर आप जाओगे हरिद्वार साइड पे या ऋषिकेश साइड पे, तो जो हाईवे बना हुआ है वहां पे, तो उस हाईवे में लिखा हुआ है बकायदा, मानस नेशनल पार्क के पास वास का एरिया जो है उसमें प्रॉपर लिखा हुआ है कि भाई यहाँ पे ये एलिफेंट या टाइगर निकल सकते हैं इस रोड पे, तो संभल के चलिए। अक्सर देखा भी जाता है, काफी दूर तक का जाम लगा रहता है। तो ये सारी चीजें हैं। रोड्स वगैरह में वही एक्सीडेंट्स हो जाते हैं अक्सर, या इलेक्ट्रिसिटी वायर गिर जाते हैं तो मर जाते हैं। तो समझ रहे रिसेंटली क्या हुआ है, एग्जाम्पल बताती हूँ। ग्रुप ऑफ 7 एलिफेंट्स, 7 हाथियों का झुंड मर गया। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रोक्यूशन उड़ीसा की वजह से ना, बिजली वगैरह गिरने की वजह से। तो ये सारी कुछ बातें हैं जो भैया हमें देखने को मिलती हैं, ये रीजंस हैं। अब देखिए कुछ प्रोटेक्टेड हैं बट सेफ नहीं है कुछ एनिमल्स। एक चार्ट बना होगा आपके इसके अंदर, आप देख सकते होगे। तो बहुत सारे ऐसे शेड्यूल 1 स्पीशीज हैं जो काफी ज्यादा हाईएस्ट, शेड्यूल 1 के अंदर आप जानते हो कि अगर किसी एनिमल को डाला जाता है वो हाईएस्ट डिग्री ऑफ प्रोटेक्शन मांगता है, लेकिन यहाँ पे इनको दिया नहीं जा रहा है। जैसे कि बहुत सारे ऐसे हैं, 726 प्रोटेक्टेड एरियाज हमारे इंडिया में, इसमें अंदर 4.88% टोटल लैंड एरिया है। और टाइगर को देखें तो IUCN की लिस्ट के हिसाब से इंडेंजर्ड है। 29% जो है वो आउटसाइड है टाइगर रिजर्व्स के, लेकिन ठीक है। और भाई ये भी दिक्कत है, वो 67% जो है आउटसाइड है ये एलिफेंट्स IUCN की लिस्ट के हिसाब से वल्नरेबल है। उसके बाद वुल्फ की बात करें तो IUCN की लिस्ट के हिसाब से लीस्ट कंसर्न है, लेकिन ऑलमोस्ट आउटसाइड PH अगर हम बात करें प्रोटेक्टेड एरियाज तो ये 100% है। आपका ब्लैक बग IUCN के हिसाब से लीस्ट कंसर्न है, और गैंजेटिक डॉल्फिन IUCN के हिसाब से इंडेंजर्ड है, ऑलमोस्ट 100% ये देखने को मिलता है, लेकिन प्रोटेक्टेड एरिया के बाहर। फिर बात आती है कि आखिरकार क्या जो है वो कॉन्सिक्वेंसेस हैं, जो इतना ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट बढ़ रहा है, इससे क्या जो है कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं आगे आने वाले समय में। पहला, ग्रोइंग एंटीपैथी टुवर्ड्स एनिमल्स। देखिए अगर डायरेक्ट अफेक्ट हो रहा है इस ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट का किसी ह्यूमन पे, तो इससे क्या होगा कि आप एक टाइम पे ह्यूमन से चिढ़ने लगोगे और इसकी वजह से कन्फ्लिक्ट और बढ़ जाएगा। जैसे आपने देखा होगा कि आपने अक्सर सुना होगा PIB वगैरह अगर आप देखते हो तो उसमें आपने देखा होगा कई बार सरकार बताती है कि एक एनिमेशन के माध्यम से मैंने एक बार देखा था कि यहाँ पास में एक गांव का एक छोटा सा यहाँ किसान रहता था, तो फॉरेस्ट पास में ही था। तो होता क्या था कि शेर वहां से निकल के बार बार जो है वो उनके बैल वैल को, उनके जो पशुओं को मार देता था खाने के चक्कर में रात में आके। तो इन लोगों ने क्या करा कि ठीक है, अक्सर अक्सर करते हैं, ऐसा करा जाता है भैया, उनके पशुओं को मरता हुआ देख नहीं सकते थे, इसलिए उन शहर को, वो जो शेर है अब जैसे मार के चला गया तो पशुओं में ही उन्होंने क्या करा कि जहर मिला दिया। अब क्या हुआ कि जब शेर आया रात में खाने के लिए उस गोश्त को, तो खा के वो भी तड़प तड़प के मर गया कि भैया मुसीबत की जड़ी हटाओ। तो इससे अब यही होगा कि किसी से चिढ़ने और लगोगे तो और ज्यादा ये दिक्कत बढ़ जाएगी, और ये एंटीपैथी ट्रांसलेट करेगी टू इंक्रीजिंग डिफिकल्टीज फॉर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट। ये क्या होगा, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के लिए दिक्कत बन जाएगी, साथ में कम्युनिटी भी अब इंगेज नहीं होगी मैनेजमेंट करने में। क्या करेगी, छोड़ो, अरे हम तो नहीं साथ देंगे, हटो यहाँ से। तो ये एक प्रॉब्लम है, तो नेगेटिव नहीं हमें यहाँ पे करना है। दूसरा है यहाँ पे रिटेलिएशन इन एक्सट्रीम केसेस। बहुत सारे केसेस में हमने देखा है कि बहुत सारा क्या है कि वाइल्ड एनिमल्स, वही मैंने बताया ना कि यहाँ पे रिटेलिएट कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल रिसेंटली एक 6 साल के छोटे से टाइग्रेस
अवनी ने अक्यूज ऑफ किलिंग 13 ह्यूमन बींग्स, ये माना जाता है कि 13 ह्यूमन बींग्स को उसको मारा और इसकी वजह से इसको मार दिया गया एक प्राइवेट हंटर के लड़के के द्वारा इन द पंधार कवाड़ा रीजन ऑफ महाराष्ट्र। हुआ क्या कि ऐसा कह रहे थे कि छोटी सी एक टाइग्रेस थी, 6 साल की थी, इसने 13 लोगों को मार दिया और इसी वजह से इसको भी गोली मार दी गई, एक प्राइवेट हंटर के लड़के ने उसको गोली मार दी। समझ रहे हैं? तो ऐसा रिटेलिएशन वाला गेम हो जाता है कि तुमने मुझे मारा तो मैं तुमसे बदला ले लूंगा। उसके बाद ये कॉन्सिक्वेंसेज भैया, लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी, चाहे कुछ भी हो, जिंदगियां तो जा रही है ना, इंजरीज हो रही है ह्यूमन हैबिटेशंस में, साथ में इस कॉन्फ्लिक्ट की वजह से बहुत सारा डिस्ट्रक्शन होता है बहुत बड़े आपके एग्रीकल्चरल हैबिटेशंस का, साथ में कुछ कंपनसेशन जो सरकार देती है अफेक्टेड पार्टीज को, इससे बहुत ज़्यादा कॉस्ट सरकार की भी लग जाती है। तो ये सब कुछ वजहें हैं, दिक्कत के कारण है। अब आगे बात करेंगे क्या इनिशिएटिव लिए गए हैं सरकार के द्वारा। सरकार ने क्या इनिशिएटिव लिया है भाई, रिसेंटली एक स्टैंडिंग कमेटी ऑन नेशनल वर्ल्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ, ठीक है, इसे हम लोग शॉर्ट फॉर्म में बोलेंगे SCNBWL, इसने अप्रूव करा है एक एडवाइजरी कि आप किस तरह से ये ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट को मैनेज करोगे अपने देश के अंदर, और कुछ यहाँ पे कदम उठाए जा सकते हैं जो इस एडवाइजरी ने दिए हैं। जैसे कि पहला ये एम्पावरिंग ग्राम पंचायत, आप ग्राम पंचायत को थोड़ी पावर दो जिससे वो जो आपका प्रॉब्लमेटिक वाइल्ड लाइफ है उसको यहाँ पे डील करे, जो भी सेक्शन 11 सब सेक्शन 1 पार्ट बी के हिसाब से, जो कि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 का है, उसके हिसाब से अब ये यहाँ पे ग्राम पंचायत डील करें इन सारी प्रॉब्लम्स को। दूसरा क्या कर सकते हो, आप एड ऑन कवरेज कर सकते हो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंदर, ठीक है, जिससे आप जो भी क्रॉप डैमेज हुआ है ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट की वजह से उसका कंपनसेशन प्रोवाइड करो, और जो पेमेंट होगा, पेमेंट ऑफ अ पोर्शन ऑफ अ एक्स ग्रेशिया शुड बी गिवन एज इंटरिम रिलीफ, ठीक है, एक पोर्शन तो आप तुरंत ही दे दो, ठीक है, 24 घंटे के अंदर ही दे दो, ताकि भाई जो भी फैमिली है विक्टिम की, ठीक है, या विक्टिम है उसको तुरंत ही फायदा हो जाए, तो एक पोर्शन तुरंत दे दो पैसे का। उसके बाद आप क्या कर सकते हो, ऑगमेंटिंग फॉडर एंड फूड रिसोर्सेज विद इन द फॉरेस्ट एरिया, ये भी सही है। चौथा है आपका प्रिस्क्राइबिंग इंटर डिपार्टमेंटल कमेटीज, आप इंटर डिपार्टमेंटल कमेटीज प्रिस्क्राइब कर सकते हो, ठीक है, ये लोकल लेवल पे हो सकती हैं, स्टेट लेवल पे हो सकती हैं। साथ में आप अर्ली वार्निंग सिस्टम्स अडॉप्ट कर सकते हो, डेडिकेटेड सर्किल वाइज कंट्रोल रूम कर सकते हो, है ना, टोल फ्री हॉटलाइंस रखिए कि हेलो हाँ भैया हमारे यहाँ आ गया जानवर, काटे ले रहा हो बचा लो, ठीक है, तो 24 घंटे 7 दिन 24/7 ऐसी हॉटलाइंस होनी चाहिए। और आप हॉटस्पॉट बता दो कि किस जगह पे ये स्पेशल प्लान को लाना है, कहाँ दिक्कत हो सकती है, समझ रहे हैं, तो ये सब करा जा सकता है। साथ में अगर हम नेक्स्ट देखें तो कुछ इनिशिएटिव्स जो सरकार ने दूसरे लिए हैं उसके बारे में बताती हूँ। तो पहला तो भाई सरकार ने कहा है भाई, एक इन्होंने लिया था उस समय नेशनल वाइल्ड लाइफ एक्शन प्लान, नेशनल वाइल्ड लाइफ एक्शन प्लान 3, ये 2017 से लेके 2031 तक के लिए है। ये कुछ गाइडलाइंस देता है किस तरह से आप ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट को जो है वो कम कर सकते हो। अब इसमें क्या क्या आता है, एक भाई इसके अंदर जो मैंने आपको बताया नेशनल वाइल्ड लाइफ एक्शन प्लान, इसमें क्या है कि हम एक नेशनल लेवल पे, रीजनल लेवल पे और स्टेट लेवल पे एक डेटाबेस बनाएंगे जिसमें ह्यूमन लाइफ वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट को लेके, ठीक है, साइंटिफिक मैनेजमेंट करेंगे वाइल्ड लाइफ पॉपुलेशन का, साथ में लैंड यूज प्रैक्टिसेस जो भी करनी है उसका, और एक कॉम्प्रिहेंसिव स्पीशीज और रीजन स्पेसिफिक कॉन्फ्लिक्ट माइग्रेशन प्लान भी बनाएंगे। इसके साथ ये प्लान कहता है कि हम यहाँ पे कम्युनिटी का पार्टिसिपेशन इस ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट में बढ़ाएंगे, ताकि हम भाई जो है इन सब चीज़ों को रोक सकें। कैसे, आप कम्युनिटी को एजुकेट करोगे अवेयरनेस प्रोग्राम के थ्रू, वहाँ पर ट्रेनिंग वगैरह दोगे साथ में, ठीक है, अच्छी खासी वर्कफोर्स होगी। कुछ एग्जाम्पल अगर मैं बताऊँ ऐसे सक्सेसफुल कम्युनिटी पार्टिसिपेशन का, तो इसमें आपका आता है, बहुत ही फेमस है एक बिश्नोई ट्राइब राजस्थान की, है ना, ब्लैक बक के लिए लड़ने वाली यही थी ना। उसके बाद आपका सोलीगास आते हैं BRT टाइगर रिजर्व के, साथ में बैगाज आते हैं कान्हा नेशनल पार्क के, साथ में प्रोवाइड करता है सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ऑन HWC मिटिगेशन, ये आपका मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के अंदर आएगा। और ये सारा का सारा जो भी लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म कदम उठाए जाएंगे इस एडवर्स इफेक्ट को ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट के रिलेशन में, इसे यहाँ पे ये इम्प्लीमेंट करेगा। उसके बाद आता है ड्राफ्ट नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी 2018, ये भी यहाँ पे रीअसर्ट करेगी जो भी ऑब्जेक्टिव्स हैं इसके, जो मैंने आपको बताया NWAP के। अब दूसरा समझते हैं क्या सरकार ने कदम उठाया।
भाई इसमें देखिए, इसमें प्रोविजन क्या है, प्रोविजन फॉर डीलिंग विद एरेंट एनिमल्स। देखिए क्या प्रोविजंस दी गई है। पहला कहता है कि जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 का है, वो यहाँ पे कुछ अथॉरिटीज को पावर देता है कि आप जो भी प्रॉब्लमेटिक एनिमल्स हैं, है ना, उनको इंक्लूडिंग डिक्लेयरिंग एनी प्रोटेक्टेड स्पीशीज एज वर्मिन एंड टू बी कल्ड। जैसे कि आपका मंकीज हिमाचल प्रदेश के हो गए, या नील गाय हो गई, या वाइल्ड बोर हो गया बिहार का, इनको आप जो है अभी रिसेंटली ये वर्मिन डिक्लेयर करे गए हैं। देखिए जो वर्मिन का मतलब होता है दरिंदे, ठीक है, मतलब खतरनाक वाले। देखिए वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 का पावर देता है कुछ अथॉरिटी को कि अगर आप भाई, अगर एनिमल्स की प्रॉब्लम के साथ डील करने के लिए आप क्या करो, कोई भी प्रोटेक्टेड स्पीशी को एज वर्मिन वर्मिन जो है इसको आप डिक्लेयर कर सकते हो, तो कोई दिक्कत नहीं है इसके अंदर। एंड यहाँ पे फिर क्या होगा कि चुनी चुनी गई चीज़ों का वर्णन कर सकते हैं। एग्जाम्पल मैं आपको बताऊं कि मंकीज वगैरह को हिमाचल प्रदेश, और नील गाय वगैरह जो है वाइल्ड बोर वगैरह बिहार में, इनको वर्मिन डिक्लेयर कर दिया गया है। अब उसके बाद मास स्टरलाइजेशन ड्राइव, अब इसको भी करा गया है ताकि देखो जो पॉपुलेशन इतनी तेज मंकीज की बढ़ रही है, इसमें स्टरलाइजेशन में क्या होता है, क्या है कि भैया नसबंदी करा दो, तो नसबंदी करा दोगे तो ऑब्वियस सी बात है पॉपुलेशन थोड़ी सी जो है वो कम हो जाएगी इससे, तो ये सब करा के कर सकते हैं। उसके बाद जो हमारी उत्तर प्रदेश की सरकार है, इसने अपना इन प्रिंसिपल अप्रूवल दिया है कि आप मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट को जो है वो डिजास्टर्स के अंदर लाइए स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फंड में, ठीक है, ताकि अच्छा कोऑर्डिनेशन बैठे और अगर कोई दिक्कत होती है तो रिलीफ मेजर प्रोवाइड करे जा सके इस फंड के थ्रू। उसके बाद एनजीटी ने कहा है, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज से, कि आप सारे एलिफेंट कॉरिडोर्स को इंडिया के अंदर एक इको सेंसिटिव जोन के तौर पे डिक्लेयर कर दो। साथ में इंडो जर्मन ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट मिटिगेशन जो प्रोजेक्ट है, इसका भी ऑब्जेक्टिव है कि हम यहाँ पे ऐसी गाइडलाइंस बनाएं, ऐसे जो है एसओपीज लें, ताकि जो ह्यूमंस हैं और वाइल्ड लाइफ हैं वो एक साथ रह सकें, ठीक है। अब आखिरी में हम बात करेंगे वे फॉरवर्ड के बारे में। तो क्या कर सकते हो भाई, रिकॉग्नाइजिंग द की सोर्सेज ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, कि आखिरकार दिक्कत है क्या। सबसे पहले आप ये समझो दिक्कत कहाँ से आई है। दूसरी बात, कम्युनिटी सेंट्रिक मैनेजमेंट एंड कंजर्वेशन। देखिए अगर आपको कुछ अच्छे कंजर्वेशन मेजर्स लेने हैं और लॉन्ग टर्म में लेने हैं, तो आपको यहाँ पे जो भी मैनेजमेंट है उसमें कम्युनिटी को ध्यान में रख के करना पड़ेगा, ठीक है, लोगों का कोऑपरेशन बहुत ज़्यादा इसके अंदर ज़रूरी है। तीसरा है इम्प्रूव्ड फॉरेस्ट गवर्नेंस एंड मैनेजमेंट। तो मैंने बताया 24/7 मॉनिटरिंग होनी चाहिए टेक्नोलॉजी के थ्रू। आप मैनेज करिए अच्छे से कॉरिडोर को, आप अच्छी कैपेसिटी बिल्ड करिए, विलेजेस का एनिमल प्रेजेंट आराम से हो सके ऐसे कुछ कदम उठाइए, एक मास्टर प्लान बनाइए आपका जो कि इको सेंसिटिव जोन के लिए होना चाहिए, ठीक है, और ऐसा कुछ आपको करना पड़ेगा। और उसके बाद आप क्या कर सकते हो, आप ऑल्टरनेट और अनकन्वेंशनल तरीके भी ढूंढ सकते हो, जैसे कि आप जो रिक्रिएट करो फियर बैरियर मंकीज के लिए, डराओ तो थोड़ा सा, है ना, बोर्ड्स के लिए, या वन शॉट कॉन्ट्रासेप्शन कर दो, या भाई आपका जो है डेड एनिमल्स को जंगल ट्रैक्ट्स पे डाल दो, वाइल्ड कार्निवोर्स जो मर गए उनको जंगल ट्रैक्ट पे डाल दिया, ताकि जो वाइल्ड कार्निवोर है उसी को खा ले, बाकी ना चले, ठीक है। बायो फेंसिंग कर दो कैक्टस वगैरह का यूज करके, तो ये सब आप कर सकते हो। उसके साथ अगर हम देखें तो यहाँ पे एक बॉक्स बना आपको दिखेगा आपकी मैगजीन के अंदर, वो कहता है भाई लैंडस्केप लेवल अप्रोच। लैंडस्केप लेवल अप्रोच क्या रहेगी ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट को डील करने में। तो पहला है कि एक स्टडी जिसमें अच्छे से मॉनिटर करा गया था एनिमल्स को डेली बेसिस पे 2 सालों तक के लिए मॉनिटर करा गया कर्नाटका के अंदर। इसने ये बताया कि जो लैंडस्केप लेवल मैनेजमेंट है ये काफ़ी ज़रूरी है अगर हमें ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट को दूर करना है तो। अच्छा, FAO के हिसाब से क्या हुआ, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से जो लैंडस्केप लेवल स्ट्रैटेजी है वो बहुत ही लार्ज स्केल प्रोसेस जो इंटीग्रेटेड और मल्टी डिसिप्लिन मैनर में ये डील कर सकती है, जिसमें आपके नेचुरल रिसोर्सेज साथ में आएंगे, मतलब नेचुरल रिसोर्सेज का मैनेजमेंट होगा, साथ में इन्वायरमेंट और लाइवलीहुड को भी ध्यान में रखा जाएगा, इसको यूज़ करा जाएगा। एक अच्छा सोल्यूशन रहेगा ये ह्यूमन एलिफेंट कॉन्फ्लिक्ट को दूर करने में। जैसे एग्जाम्पल बताती हूँ कि साइंटिफिक मैनेजमेंट ऑफ मोनोकल्चर प्लांटेशन। देखिए क्यों एलिफेंट प्रेफर करते हैं कि वो मोनोकल्चर प्लांटेशन में रहे, एग्जाम्पल अकेशिया, यूकेलिप्टस। तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट यहाँ पे सोचे इस बात को, और यहाँ पे जब इसको लगे, है ना, व्हेन द क्लियर फेल दीज प्लांटेशन, अगर ये ऐसी जो प्लेसेस हैं वो अवेलेबल ही नहीं होंगी, मतलब ये यहाँ चले आते हैं और यहीं पे जो है सब तोड़ा फाड़ी शुरू कर देते हैं, तो अगर ऐसी प्लेसेस नहीं होंगी तो एलिफेंट यहाँ पे एग्रीकल्चर हैबिटेट को और फ्रीक्वेंटली यूज़ करने लगेंगे, ठीक है। ये दिक्कत दे देगा यहाँ पे ये बढ़ा सकता है यहाँ पे आपका कन्फ्लिक्ट सिचुएशन को, समझे ना, ये एक बात है।
मतलब समझे कि मोनोकल्चर प्लांटेशन की तरफ से हटिए, ये चीज़ है। उसके बाद यहाँ पे क्या कर सकते हो आप कि रेगुलर मॉनिटरिंग ऑफ लैंड यूज प्रैक्टिसेस। देखिए प्रॉपर प्लानिंग करने की ज़रूरत है कोई भी चेंज लाने से पहले। आप देखिए कि आप कैसे जो है प्रैक्टिसेस हैबिटेट जैसे कॉफ़ी एग्रीकल्चर या फिर फॉरेस्ट पैचेस में आप कैसे क्या करो जिससे नेगेटिव इफेक्ट जो कि एलिफेंट कंजर्वेशन पे आता है, ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट पे आता है, वो कम हो सके। और आखिरी में प्रिजर्विंग फॉरेस्ट रेमिनेंट्स एंड मोनोकल्चर रिफ्यूजेस। मतलब ये जो रिफ्यूजेस हैं ये काफ़ी ज़रूरी हैं आपके एलिफेंट्स के लिए, काफ़ी और जो काफ़ी ज़्यादा जो है अच्छे भी रहेंगे अगर आपको ये कन्फ्लिक्ट्स को दूर करना है। ज़्यादातर फॉरेस्ट एज मोस्ट ऑफ द फॉरेस्ट इज फ्रैगमेंटेड। तो भाई ये है कुछ बात। I'm सॉरी, मतलब ये रिफ्यूजेस का मतलब होता है, देखिए शरणार्थी यहाँ आके शरण लेते हैं, तो एक तरीके से यहाँ पे जो ये सारे एलिफेंट्स हैं वो यहीं रहते हैं, तो काफ़ी अच्छा रहता है ये कि भाई कन्फ्लिक्ट वगैरह नहीं होगा। ज़्यादातर फॉरेस्ट ऐसे एरियाज में ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट नहीं होगा। अच्छा, एक पॉइंट मैंने ऊपर थोड़ा सा गड़बड़ समझा दिया था, उसको थोड़ा सा समझ लीजिएगा। इसी में जो मैंने पहला बताया था मोनोकल्चर को लेके, तो एलिफेंट्स को मोनोकल्चर जो प्लांटेशन है उन्हें पसंद होता है। ठीक है, तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट इसके लिए सोचें व्हेन टू क्लियर फेल दिस प्लांटेशन, क्योंकि अगर ऐसी जगह नहीं उनको मिलेंगी तो एलिफेंट एग्रीकल्चर हैबिटेट में जाएंगे। समझ रहे हैं ना? तो ये वहाँ मैंने बताया कि हटा दीजिए मोनोकल्चर प्लांटेशन को, ये चीज़ थोड़ी सी गड़बड़ हो गई है। ठीक है, तो यहाँ पे टॉपिक कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वाले की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट वाला कहता है भाई आपका ई वेस्ट। ठीक है, समझते हैं। तो भाई नेक्स्ट टॉपिक कहता है ई वेस्ट। तो भाई ये सामने आ गया है, तो न्यूज़ में क्यों रहा है समझते हैं। न्यूज़ में इसलिए रहा है क्योंकि एक रीसेंट रिपोर्ट सीपीसीबी की, मतलब सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की है। इसने बताया है कि इंडिया ने सिर्फ और सिर्फ 10% अपना ई वेस्ट जो है वो कलेक्ट करा है 2018-19 में, और 3.5% किया था 17-18 में आउट ऑफ द टोटल ई वेस्ट जनरेटेड। मतलब टोटल का सिर्फ 10% अभी किया है, उसके पहले 3.5% ही कलेक्ट करा था। इतनी बात समझ में आई? अब आप कहेंगे वो तो समझ में आ गई, लेकिन हमको ये तो बताइए कि ई वेस्ट होता क्या है। तो देखिए ई वेस्ट मतलब इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट। ये सारा ही वो सारे आइटम्स हैं इलेक्ट्रिक और इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट के, ठीक है, इलेक्ट्रिक या फिर इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट के, या उनके कुछ पार्ट्स जिसे उनका जो ओनर है वो डिस्कार्ड कर चुका हो एज वेस्ट विदाउट द इंटरनेट ऑफ रीयूज, सॉरी विदाउट द इंटेंट ऑफ रीयूज। मतलब समझ करिए आपके पास एक कंप्यूटर है, ठीक है, अब आपने कहा कि ठीक है अब ये बेकार हो गया, इसको फेंक दिया, अब इसको आप रीयूज करने के बारे में भी नहीं सोच रहे हैं। ठीक है, तो ये हो गया ई वेस्ट एक तरह का। इतनी बात समझ में आ गई? तो अब ये जो इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट हैं, इसमें आपके बहुत सारे प्रोडक्ट्स आते हैं जो आपके सर्किटरी या आप कह सकते हो इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स के होते हैं। इनके अंदर पावर होती है, बैटरी सप्लाई होती है। तभी देखा है आपके घर के पास से कभी निकलता होगा बैटरी वेट डालो, बैटरी वेट डालो, ठीक है, तो वो बैटरी वगैरह ई वेस्ट ही आप उनको भी कुछ लोग सेल करते हैं। अब जो बिगेस्ट कॉन्ट्रीब्यूटर है इस ई वेस्ट का आज की डेट में अगर हम देखें तो वो हाउस होल्ड अप्लाइंसेस हैं। जैसे आप अपने घर की आयरन मतलब प्रेस वगैरह हो गई, वैक्यूम क्लीनर्स हो गए, वॉशिंग मशीन हो गई, फ्रिज वगैरह हो गए, तो ये काफ़ी ज़्यादा डिस्कार्ड किए जाते हैं। बट इतनी तेज़ से जो इंटरनेट ऑफ थिंग्स भी बढ़ रहा है, तो इंटरनेट कनेक्टेड गैजेट्स भी काफ़ी ज़्यादा ई वेस्ट बन रहे हैं। समझ रहे हैं? और ऐसा मान रहे हैं कि जो हमारा जो पुराना वाला था, ये जो आपका फ्रिज और वॉशिंग मशीन और वैक्यूम क्लीनर आयरन, इससे ज़्यादा तेज़ी से जो है यहाँ पे इंटरनेट कनेक्टेड गैजेट्स बढ़ेंगे। तो भाई ये और दिक्कत है। अब देखिए ग्लोबल ई वेस्ट मॉनिटर 2019 के हिसाब से अप्रोक्सीमेटली 53.6 मिलियन मेट्रिक टन जो ई वेस्ट का है, जिसमें आपका पीवी पैनल्स हटा के ये जनरेट कर रहा है, या फिर आप कह लो कि 7.3 केजी पर कैपिटा। मतलब एक इंसान पे अगर आप देखें तो 7.3 केजी बंदा जो है वो गंदगी ये वाली निकाल रहा है। एशिया ने सबसे ज़्यादा ई वेस्ट की जो है वो क्वांटिटी को अपने यहाँ से जनरेट करा है, जो कि है 24.9 मेट्रिक टन। इसके बाद अमेरिकन आते हैं, फिर आते हैं यूरोपियंस। अब इंडिया देखिए ऐसी तीसरी कंट्री है जो इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट जनरेटर है, और वर्ल्ड की देखें तो चाइना के बाद वर्ल्ड में आ रही है, और यूएसए के बाद आ रही है। ठीक है, मतलब चाइना यूएसए पहले है, उसके बाद आ रही है इंडिया ग्लोबल ई वेस्ट मॉनिटर 2020 के हिसाब से। अब इंडिया में कैसा मैनेजमेंट हो रहा है देखिए पहले ई वेस्ट का। तो हमारी मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने एक नया लॉ लेकर आया है जो कि ई वेस्ट मैनेजमेंट को लेके है, और बच्चों ये लॉ 2011 में लेकर आया गया था।
ये था कि भाई ये एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी जानते हैं क्या होती है? अगर आप कॉमर्स के स्टूडेंट तो पता होगा, नहीं पता है तो होता क्या है कि अगर आप कोई टीवी लेकर आए सपोज, ठीक है, तो उसके बाद आपको आफ्टर सेल सर्विस या और सर्विसेज या कोई दिक्कत तो वारंटी, तो ये सारा कुछ जो मिलता है ये एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी में आता है, ठीक है। तो ये जो आपका ई वेस्ट मैनेजमेंट हुआ 2011 में, ये बेस्ड था एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी में, जहाँ पे प्रोड्यूसर जो था इस इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स वगैरह का, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि ऐसे इक्विपमेंट को जब ये खत्म हो जाए, बेकार हो जाए, तो इनको मैनेज किया जाए, भैया प्रोड्यूसर ही ले ले और वही डिस्कार्ड करे। तो अब ये जो ईपीआर, ये जो एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, उसके अंदर प्रोड्यूसर यहाँ पे इसके इज ऑल्सो इंटरेस्टेड विद द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू फाइनेंस एंड ऑर्गेनाइज अ सिस्टम टू मीट द कॉस्ट इन्वॉल्व इन कंप्लाइंग विद द ईपीआर। तो मतलब प्रोड्यूसर की जिम्मेदारी होती है कि जो भी एक्सटेंडेड वारंटी, जो एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी के जो जितने भी चीज़ें हैं, जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उस सब की कॉस्ट जो है प्रोड्यूसर झेलेगा। हालांकि ये कलेक्शन, इट इज़ नॉट सेट कलेक्शन टारगेट्स, ये नहीं है। हालांकि देखिए इसके बाद क्या है कि जो ई वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स निकले 2016 में, मैंने वो तो 2011 वाले बताए, 2016 वाले जो निकले बच्चों, ये लाए गए इन द सरपशंस ऑफ द 2001 रूल्स, सॉरी सुपरसीडिंग द 2001 रूल्स, मतलब 2001 वाले जो, सॉरी 2011 वाले जो रूल्स थे उसकी जगह पे आया था। ओके, अब ये 2016 में आए, इनका क्या था क्या नहीं था ये समझते हैं यहाँ पे। इसमें ये चीज़ें थी कि भाई एक मैन्युफैक्चरर हो, डीलर हो, या आपका जो रिफर्बिशर हो, या प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑर्गेनाइजेशन हो, ये भी आपका इन सारे रूल्स के अंदर आएगा। और उसके साथ जो प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, जो प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑर्गेनाइजेशन है क्या होती है पहले समझिए। ये एक प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन होती है जो प्रोड्यूसर को मदद करती है उनके एक्सटेंडेड जो प्रोडक्शन रिस्पॉन्सिबिलिटी, सॉरी एक्सटेंशन प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी को यहाँ पे पूरा कराने में। कैसे? बहुत सारी रिसाइकल या डिसमेंटलर्स की मदद से। और आसान शब्दों में समझाती हूँ, ऐसे मान लीजिए कि ये एक प्रोड्यूसर है, ठीक है, इसने यहाँ पे कह दिया कि भाई ठीक है, यहाँ पे एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी है मेरी इस प्रोडक्ट के लिए कि ठीक है, अगर ये इसमें कुछ भी दिक्कत आती है या एंड यूज मतलब एकदम खत्म हो जाए, डेड हो जाएगी, तो हम यहाँ पे हम गारंटी लेते हैं, हम इसको डिस्कार्ड करेंगे, जो भी करेंगे। तो ये जो ऑर्गेनाइजेशन है, लाइक इसका नाम क्या है कि आपका PRO, प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑर्गेनाइजेशन, ये यहाँ पे क्या करेगी, इस प्रोड्यूसर को मदद करेगी अपने इन टारगेट्स को पूरा करने में। कैसे? रिसाइकलर वगैरह प्रोवाइड करके, डिस्मेंटलर, ये सारी सर्विस ले लेगा अपने अंदर। जब ये देखिए आगे बढ़ाते हैं, जो ई वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2016 के हैं, इन्हें अमेंड भी करा गया, फिर से चेंज करा गया 2018 में, कुछ चेंजेस लाए गए इसके अंदर। और जो 2018 वाले थे, इसका ऑब्जेक्टिव ये था कि हम चैनलाइज करेंगे ई वेस्ट जो भी जनरेट हुआ है पूरे कंट्री में टूवर्ड ऑथराइज्ड डिसमेंटर एंड रिसाइकलर्स, ताकि हम फर्दर फॉर्मलाइज करें ई वेस्ट रिसाइकलिंग सेक्टर को। मतलब यहाँ पे हम क्या करेंगे समझिए, आसान शब्दों में समझिए कि हम जैसे ई वेस्ट यहाँ पे जनरेट हुआ, ठीक है, अब ई वेस्ट को हम यहाँ पे एक ऐसा चैनल बनाएंगे कि सीधा ये यहाँ के डिसमेंटलर्स के पास, मतलब यहाँ पे रिसाइकलर के पास, यहाँ तक पहुँच जाए, और उसके बाद फिर क्या हो कि यहाँ से फिर रिसाइकिल वो हो जाए और फिर ये इकोनॉमी में आएगा। तो ये क्या हो जाएगा, पूरा प्रोसेस काफ़ी फॉर्मल हो जाएगा, ठीक है। तो 2018 वाले रूल में ये कहा गया। और इंडिया का फर्स्ट ई वेस्ट क्लिनिक ये भी सेटअप होने जा रहा है भोपाल के अंदर, जो यहाँ पे सेग्रीगेट करेगा, मतलब सब अलग अलग करेगा, प्रोसेस करेगा, फिर डिस्पोज करेगा ई वेस्ट को, हाउस होल्ड के भी ई वेस्ट को और कमर्शियल यूनिट्स के भी ई वेस्ट को। इतनी बात समझ में। अब इंटरनेशनल बेस्ट प्रैक्टिस की बात करें तो ये बात कुछ अक्टूबर 2019 की है, जब यूरोपियन यूनियन ने अडॉप्ट करा था एक नया राइट टू रिपेयर स्टैंडर्ड्स, ठीक है। इसका मतलब ये था कि ये फर्म 2021 से मतलब 2021 से क्या होगा कि जो फर्म्स होंगी ये अब ये विल हैव टू मेक अप्लायंसेस लॉन्गर लास्टिंग। अब ऐसी फर्म्स को जो भी अप्लायंसेस बना रही हैं वो ऐसे बनाएं कि ये ज़्यादा वक्त तक चले, और इन्हें यहाँ पे जो है स्पेयर पार्ट्स वगैरह मशीन्स के कम से कम चलते सप्लाई करने होंगे 10 सालों तक, समझ रहे हैं, मतलब 10 साल वगैरह तो चले ही चले, ऐसा कुछ करने की यहाँ पे बात कही गई। खैर ये सारी बातें तो अपनी जगह हैं। अब बात करेंगे कि इश्यूज क्या हैं आखिरकार इस ई वेस्ट से रिलेटेड, है ना। इतना कुछ तो इंडिया ने करा ही, लेकिन इश्यूज ये हैं कि देखिए हजार्डियस टू ह्यूमन हेल्थ, ये जो ई वेस्ट होता है इसके अंदर बहुत सारे जहरीले पदार्थ होते हैं, जैसे कि इसका लिक्विड क्रिस्टल, इसकी लिथियम जो बैटरी है वो, या उसका लिथियम, फिर मरकरी होता है, निकेल होता है, पॉलीक्लोरिनेटेड आपका बायफेनलिसिस PCB जिसे कहते हैं, उसके बाद सेलेनियम
फिर आर्सेनिक होता है, कैडमियम होता है, कोबाल्ट, कॉपर, लेड वगैरह होता है। और ये सारे पोल्यूटेंट्स जो है वो अगर नहीं सही संभाले गए तो इससे क्या होगा, बहुत बड़ी दिक्कत क्रिएट हो जाएगी वर्कर्स के लिए भी, ठीक है। उसके बाद दूसरी बात आती है, भाई जनता के लिए तो होएगी होएगी, और बहुत ज़्यादा जगह भी होगी, मतलब अगर प्रॉपर्ली अगर प्रोटेक्ट करे बिना वर्कर ने इसको रिसाइकिल भी किया ना तो उसके लिए बहुत दिक्कत है। दूसरी दिक्कत आती है इन्वायरमेंट इफेक्ट्स ऑफ ई वेस्ट। इन्वायरमेंट को क्या अफेक्ट करते हैं, तो ऐसे टॉक्सिक मटेरियल जो ई वेस्ट डिवाइस से निकलते हैं ये रिलीज करे जाते हैं पानी में या फिर ग्राउंड वाटर में, सॉयल, एयर में, और इससे क्या होता है लैंड और सी एनिमल दोनों ही बेचारे अफेक्ट कर जाते हैं। उसके साथ जैसे भाई इम्प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ ई वेस्ट ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूट टू ग्लोबल वार्मिंग। अगर ई वेस्ट सही से नहीं मैनेज करा गया तो इसी की वजह से ग्लोबल वार्मिंग भी बढ़ सकती है, समझ रहे हैं, तो ये एक वजह है। उसके बाद लो रिसाइकलिंग कैपेसिटी। ऑलमोस्ट जितना सारा ई वेस्ट है इसके अंदर कुछ रिसाइकिल मटेरियल होता है, जैसे प्लास्टिक हो गया, ग्लास हो गया, मेटल हो गया है, लेकिन अगर आपने सही से इसको डिस्पोज नहीं करा तो आप मतलब इसको भी नहीं जो है रिसाइकिल कर पाओगे। सिर्फ 17.4% टोटल ई वेस्ट का है, इसको कलेक्ट और रिसाइकिल करा जा रहा है ग्लोबली। तीसरी दिक्कत है डंपिंग इन डेवलपिंग कंट्रीज। अब देखिए बड़ा सारा जो ई वेस्ट है, अब आपने भी देखा होगा हमारे कंट्री में भी क्या होता है कि जो डेवलप्ड कंट्री से इतना लार्ज अमाउंट ऑफ ई वेस्ट आता है, इसको डंप कर दिया जाता है आपका डेवलपिंग कंट्रीज में, जिसकी वजह से क्या होता है कि भाई इन्वायरमेंट को बहुत दिक्कत होती है, वहाँ के हेल्थ जो लोगों की उसको दिक्कत होती है। इवन इंटरनेशनल ट्रीटीज जैसे कि बेसिल कन्वेंशन ऑन कंट्रोल ऑफ ट्रांस बाउंड्री मूवमेंट ऑफ हजार्डियस वेस्ट, इलीगल शिपमेंट एंड डंपिंग ऑफ ई वेस्ट, ये भी यहाँ पे इसी के चलते हैं। तो मतलब डेवलप कंट्री हमारे यहाँ क्या करती है कि डंप कर देती हैं ऐसे ई वेस्ट को। खैर क्या कदम उठाए गए हैं इस ई वेस्ट को मैनेज करने के लिए वो समझते हैं। तो पहला फॉर्मल कलेक्शन ऑफ ई वेस्ट मेजर्स, मतलब जो उठाए जाने चाहिए। पहला तो आप सही से ई वेस्ट को कलेक्ट कर लो, ठीक है अच्छे से ऑर्गेनाइजेशंस के थ्रू, प्रोड्यूसर के थ्रू, गवर्नमेंट या रिटेलर्स के थ्रू कर सकती है, म्यूनिसिपल कलेक्शन पॉइंट्स के थ्रू या पिकअप सर्विस के थ्रू। उसके बाद आप रिसाइकिल करो इस ई वेस्ट को, ठीक है, जो भी इसमें वैल्यूएबल मटेरियल लगा उसको आप रिसाइकिल कर दो। तो वैल्यू रॉ मटेरियल की है ग्लोबल ई वेस्ट की 2019 में ये अप्रॉक्सीमेटली 57 बिलियन यूएस डॉलर थी, तो अच्छा खासा पैसा भी मिल जाएगा, पोल्यूशन भी कम हो जाएगा, लैंड फिर स्पेस भी कम हो जाएगी और जॉब्स वगैरह भी क्रिएट हो जाएंगी, ये फायदा होगा। तीसरा आप ई वेस्ट लेजिस्लेशन, मतलब सरकार को यहाँ पे लॉ एक ऐसा लाना चाहिए भाई जिससे जो है इसे हम मैनेज कर सकें, ठीक है। तो इंडिया ने यहाँ पे जैसे पहला लॉ अपना ई वेस्ट पे 2011 में लाया भी था। उसके बाद आप क्या कर सकते हो, ई वेस्ट डेटा। तो देखो समझो तो कितनी क्वांटिटी में हमारा ई वेस्ट जनरेट हो रहा है, तो इसलिए प्रॉपर मॉनिटर कंट्रोल करने के लिए यहाँ पे ऐसा इलीगल ट्रांसपोर्टेशन ना हो, डंपिंग ना हो, इम्प्रॉपर ट्रीटमेंट ना हो ई वेस्ट का, इसलिए एक प्रॉपर डेटा की जरूरत है। और आखिरी में आप अवेयरनेस फैलाओ, भाई जनता को भी बताओ, कंज्यूमर को भी बताओ कि ई वेस्ट से आगे आने वाले समय में हमारी बिल्कुल बैंड बच जाएगी इन्वायरमेंट की। और मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने यहाँ पे एक ई वेस्ट अवेयरनेस प्रोग्राम भी डिजिटल इंडिया के अंदर शुरू किया था, ताकि अवेयरनेस जनता तक पहुंचे ई वेस्ट को लेके, कि रिसाइकलिंग को लेके बाय अनऑर्गेनाइज सेक्टर, कि भाई ई वेस्ट की रिसाइकलिंग भी होती है, और इनको पढ़ाया, एजुकेट किया जाए कि आप कैसे क्या कर सकते हो, किस तरह से आप डिस्पोज कर सकते हो अपना ई वेस्ट। अब मैंने जो बेसिल कन्वेंशन के बारे में बताया था, अगर आपने एनवायरनमेंट पढ़ी है शंकर आईएएस वाली तो कोई दिक्कत नहीं है, नहीं पढ़ी तो आपको बताती हूँ मैं। बेसिल कन्वेंशन ऑन कंट्रोल ऑफ ट्रांस बाउंड्री मूवमेंट्स ऑफ हजार्डियस वेस्टेज एंड देयर डिस्पोजल, ये क्या है, ये एक मल्टीलेटरल ट्रीटी है जिसका एम ये है कि हम जो इन्वायरमेंटली और सोशली डेट्रीमेंटल हजार्डियस वेस्ट ट्रेडिंग पैटर्न है उसे कम करें। मतलब ऐसा जो हमारी ट्रेड की वजह से जो हम ऐसी चीज़ें ट्रेड करते हैं जिससे इन्वायरमेंटली या सोशली चीज़ें दिक्कत होती हैं, हजार्डियस होती हैं, तो उसे हम यहाँ पे जो है वो कम करें, ठीक है। इसको अडॉप्ट किया गया था बच्चों 1989 में, और ये फोर्स में आई 1992 में। आज तक इसे साइन करने वाली 187 कंट्रीज हैं, और इंडिया इसका पार्टी बनी थी 1992 में। अब बेसिक कंट्री अपनी पार्टी से कहता है कि आप ऐसा वेस्ट मैनेज और डिस्पोज करिए एक इन्वायरमेंटली साउंड मैनर में, ताकि इन्वायरमेंट को कोई दिक्कत ना हो। और इन ई वेस्ट ड्यू टू इस कॉन्स्टिट्यूशन ऑफिस कंटेन्स हजार्डियस एलिमेंट्स, ई वेस्ट जो है अपने जिसमें जो एलिमेंट से बनता है उस वजह से उसके अंदर क्या होता है कि हजार्डियस मटेरियल होना ही होना है। तो यहाँ पे ये वाला पार्ट होता है हमारा कंप्लीट। इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज लाइक द वीडियो, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, सब्सक्राइब योर चैनल Surfires, and if you want to follow me on any other social link platform, link is in the description. If you want to join my membership and enjoy the various press, just press the join button, enjoy the various perks. Thank you so much for discussion. Have a wonderful day. Take care.